जो पहला जो आम चुनाव था, आपको पता है कि दो चैप्टर जो है हमारे मर्ज कर दिए गए हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। चैप्टर 2 पूरा नहीं आ रहा, उसके कुछ टॉपिक आ रहे हैं, और चैप्टर 5 में भी कुछ ही टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। और चुनाव का सिस्टम ऐड हो गया कि भाई भारत में कौन कौन सा चुनाव का सिस्टम है, इसलिए हम नया चैप्टर पढ़ चुका है हमारा दल तथा भारत में दलीय व्यवस्था। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो सबसे पहली चीज, दूसरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लोकतंत्र कब स्थापित होगा, जब आपके यहाँ चुनाव होंगे, अच्छे तरीके से चुनाव होंगे, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, तब लोकतंत्र स्थापित होगा। तो भारत में यह डिसाइड किया गया कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब सभी के वोट का समान मूल्य होना चाहिए। तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई, लेकिन चुनाव 1952 में हुए, ठीक है। 1951 में स्टार्ट हुए, लेकिन 1952 का चुनाव कहा जाता है। अब चुनाव करवाने के लिए 40 लाख चुनाव कर्मियों को तैयार करना पड़ा। मतदाता सूची में 2-3 बार सुधार करना पड़ा, क्योंकि पहले जो मतदाता सूची थी उसमें लोगों के नाम सही से नहीं थे, खासकर महिलाओं के नाम। इसके अलावा आपके देश में 17 करोड़ वोटर हैं। उस समय 17 करोड़ वोटर बहुत ज्यादा माने जाते थे। आज भी 17 करोड़ वोटर जो है वो मूल्यवान होते हैं। यूपी के चुनाव में टाइम लगता है ना ज्यादा, कि 17 करोड़ के आसपास वोटर होंगे वहां पर। तो पहला मतदाता सूची तैयार करना, और हमारे यहाँ पहले बार चुनाव हो रहा है। तो 3200 विधायकों का भी चुनाव हो रहा था उस समय, 489 सांसद, ठीक है, इनका चुनाव होना है। आपके यहाँ लोगों को चुनाव के बारे में भी बताना है कि आप अपना वोट कैसे डालोगे, तो लोगों को प्रशिक्षण भी देना है कि भाई किस तरीके से आप अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा आपके देश में उस समय तक, हमारे देश में केवल 15% ही लोग एजुकेटेड थे। अब एक 15% लोग हैं जो शिक्षित है, 85% लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, साक्षर नहीं है। अब 85% लोग आपके साक्षर नहीं है, तो आप वोट करवाने में आपको समस्या हो जाएगी, चुनाव करवाने में। लेकिन इन सब के बावजूद भारत का जो चुनाव हुआ था वो निष्पक्ष तरीके से हुआ, एकदम बेहतर तरीके से चुनाव हुआ था। लेकिन भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुना था। किसको चुना था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब आपको ये तो पता ही होगा, 11th पढ़ा होगा आप लोगों ने, सार्वभौमिक ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि आपके यहाँ जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का, सबको वोट देने का अधिकार देंगे। उस समय तक तो बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं, लेकिन भारत ने ऐसा करा था। कई सारे न्यूज़पेपर ने, टाइम्स वगैरह और भी इंडियन न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान ने कहा था कि ये नेहरू के लिए ना एक बहुत बड़ा जुआ साबित होगा, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करवाना। लेकिन आलोचकों का मुंह बंद हो गया जब भारत का पहला चुनाव परिणाम आया, क्योंकि जो पहला चुनाव परिणाम आया था वो पूरी तरीके से निष्पक्ष आया था। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था इसका। अब मैंने क्या करा है, ये जो दूसरा चैप्टर है उसके भी कुछ टॉपिक इसी में ऐड कर दिए कांग्रेस प्रणाली वाले में, जिससे आपको इजी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा चुनाव की जो बात है ये 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कि नेहरू के बाद शास्त्री आए, शास्त्री के बाद इंदिरा आई, तो चुनाव के बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना। अब सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस 1885 में बना, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। जो पहले 3 चुनाव थे 1952 से लेकर 1967 को, उसे भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं, ठीक है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक और कारण है क्योंकि उस समय केंद्र में, राज्य में हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसके अलावा कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, कांग्रेस के अंदर समाज के सभी वर्ग के लोग थे। हम जो नेक्स्ट क्लास में ना इसको डिस्कस करेंगे, कांग्रेस कैसे 3 चुनावों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। आपसे पेपर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, पहले 3 चुनाव को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है, ठीक है। आपसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो ये पूछ देगा कब से कब तक का, ठीक है। इसी में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अभी अगर डिस्कस करने लग गया तो। मैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे, कौन सी ऐसी पार्टी थी
पहली गैर कांग्रेसीय पार्टी जिसने किसी राज्य में अपनी सरकारें बनाई। ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में जब हम ये सारे टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके बुक में कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड हो चुके हैं, उनकी हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। जैसे राम मनोहर लोहिया, पहले भी थे राम मनोहर लोहिया जी, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, बस ये पूछा जाता गैर कांग्रेसवाद किससे संबंधित है, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब आपके राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पुटअप हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ हस्तियों के बारे में ना आपसे दोबारा से पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।